मेयरों के पर कतरने की हुई तैयारी, सूबे में मचा सियासी कोहराम, मेयरों ने फूका विरोध का बिगुल। उधर संविधान में ताकत देने की वकालत, इधर अंकुश की कवायद। जी हां, एक विधेयक और बदल दी गई सालों की व्यवस्था, और इस नई व्यवस्था की मार पड़ी है मेयरों पर। अभी तक मेयरों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान था, वहीं 15 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार भी थे, लेकिन सरकार ने इस विधेयक में मेयरों को पद से हटाने और वित्तीय अधिकार सीज करने की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब मेयरों के पर कतरने की हुई तैयारी, सूबे में मचा सियासी कोहराम, मेयरों ने फूका विरोध का बिगुल। उधर संविधान में ताकत देने की वकालत, इधर अंकुश की कवायद। दरअसल मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2015 को अपनी मंजूरी दे दी गई, जिसमें महापौरों पर लगाए गए हैं अंकुश। लेकिन इस अंकुश पर हुआ है विरोध का शंखनाद। इधर देश का संविधान शक्ति दे रहा है और उधर प्रदेश की सरकार शक्ति दिखा रही है। मंगलवार को मंत्री परिषद की मीटिंग मेयरों के भविष्य पर भारी पड़ गई। सरकार ने कैंची चलाई तो पर मेयरों के कतर दिए। वित्तीय अधिकार से लेकर हटाने तक की व्यवस्था बदल गई। अब बदली हुई व्यवस्था में बिगुल बजा है। शोर शंखनाद का सुनाई दे रहा है चारों ओर से। आप भी सुनिए। मुरादाबाद मेयरों को हटाने का भी वहाँ पर कहा गया है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, अलोकतांत्रिक है ये चीज। कानपुर 74वां संशोधन जो संविधान का है उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो लागू किया नहीं है। जिसमें अधिकार प्रदत्त है वो अधिकार दिए ही नहीं है। पता नहीं कौन से अधिकारों को सीमित करने की बात हो रही है। इलाहाबाद बिल्कुल ये लोकल बॉडी है, इस पे हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। यहाँ तक इनको 74वां संविधान संशोधन लगाना चाहिए। अलीगढ़ उसका दुख भी है इस तरीके से और असंवैधानिक भी है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरठ ये बिल्कुल गलत है। अभी ये गवर्नर के पास भी जाएगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नर इसको मंजूर नहीं करेंगे। नगर निगम संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नगर निगमों के साथ पालिका परिषद और नगर पंचायतों की डोर सीधे सरकार के हाथ में होगी। ये सितम नहीं तो और क्या है। संविधान के 74वें संशोधन में निकायों की निर्बलता को दूर करने की खातिर अधिक से अधिक अधिकारों की वकालत की गई है, लेकिन इनके अधिकारों पर अंकुश लगा रही है सरकार। हालांकि सरकार की इस कवायद पर सियासत भी तेज हो गई है। इस निर्णय से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सही मायने में भ्रष्टाचार की जांच का बहाना है। मेयर के पद पर पहले से आसीन लोगों को हटाना, इसके पीछे मकसद है। लोकतंत्र का गला घोटने वाला यह कानून, जिसमें नाजायज तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार का गुलाम बना दिया जाए। जो प्राविधान कल कैबिनेट की मीटिंग में पास हुए हैं वो आपत्तिजनक हैं और उनको तत्काल समाप्त करना चाहिए, उसको निरस्त करना चाहिए। जो पैसा नगर निगमों को दिया जाता है उसका हिसाब अगर नगर निगम नहीं देंगे तो सरकार की तरफ से ये कोताही हो रही थी। ये कानून अब तक अनदेखा था और एक लंबे अरसे तक एक अनदेखा कानून काम करता रहा। अब अगर इसमें बदलाव किया गया है या इसे सही किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि ये जनता से चुनकर आते हैं, तो क्या विधायक जनता से चुनकर नहीं आते हैं, जिनमें से 2 विधायक बर्खास्त हो गए। बहरहाल नगर निगम संशोधन विधेयक 2015 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मौजूदा सत्र में ही ये विधेयक विधानसभा और विधान परिषद में पेश होगा। अब सदन में विरोधियों का कदम क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो सरकार के इस कदम पर मचने लगा है सियासी कोहराम। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो कल हुई कैबिनेट की बैठक मेयरों के भविष्य पर भारी पड़ी। इसमें एक फैसला लिया गया जिसके तहत मेयरों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश की गई है, उनके अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई है और इसके विरोध में उतर आए हैं मेयर। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन हमारे साथ हैं
और साथ ही हमारे साथ हैं यूपी मेयर काउंसिल के प्रवक्ता तेलुराम कंबोज भी, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एकाएक सरकार की तरफ से यह फैसला लिया जाना किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसमें 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह कि किसी भी राज्य की सरकार भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध नहीं जा सकती। संविधान का 74वां संशोधन भारत की इच्छा का प्रतीक है। भारत का संविधान भारत के लोगों की इच्छा का प्रतीक दस्तावेज। वो कहता है कि स्थानीय निकायों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। आपने उसके विपरीत आचरण कर दिया, एक। दूसरा प्रश्न, बिना स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता का भरोसा जीते हुए सरकार ये चाहे कि हम इनडायरेक्टली रूल कर ले स्थानीय निकायों को, तो फिर तो चुनाव की व्यवस्था ही खत्म करिए, फिर तो आयुक्त ही चला ले, फिर जनता का वोट किस लिए? और अगर जनता का वोट होगा तो जनता के वोट का मान होना चाहिए। और केसी जैन बैठे वकील हैं, आजम खान साहब ने एक बात कही कि अगर मेयर जनता से चुन के आते हैं तो, हालांकि आजम साहब भी वकालत पढ़े, लेकिन पता नहीं वो कैसी नासमझी की बात करके उन्होंने कहा तो विधायक भी जनता से चुन के आते हैं, 2 विधायक बर्खास्त हो गए। आजम खान साहब, विधायकों को सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती, विधायकों को चीफ सेक्रेटरी बर्खास्त नहीं कर सकता। विधायक को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया, गवर्नर ने मोहर लगाई। यह नियम मेयर पर भी लागू हो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जनता के लाखों लाख वोट से चुने हुए लोग, वो किसी पार्टी के लोग हो, उन लोगों को बाबू हटा देंगे, कलेक्टर हटा देंगे और डिफेक्टो सरकार का रूल होगा, रूलिंग पार्टी का रूल होगा। ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र की अवमानना है, लोकतंत्र का हनन है। मैं तो हैरान हूं, आज भारतीय जनता संयोग से भारतीय जनता पार्टी के मेयर ज्यादा है, लेकिन जैन साहब को याद रखना होगा, बरेली में शायद आपका मेयर है, आपके मेयर ने भी कहा ये फैसला हमको मंजूर नहीं, ये फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है। आपकी पार्टी के मेयर बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के मेयर। किसने आपको सलाह दे दी ऐसा काम करने की? जनता के जिस वोट से मुख्यमंत्री चुना जाता है, जिस वोट से मंत्री, विधायक और सांसद चुना जाता है, भारत की महान जनता के उसी वोट से मेयर चुना जाता है। मेयर दोनों दर्जे का नागरिक कैसे हो जाएगा? मेयर के भविष्य पर फैसला करने के लिए वह सदन है ना, सदन जनता की सार्वभौमिक इच्छा का प्रतिबिंब है, सदन तय करेगा मेयर का भविष्य। क्या बाबू चपरासी तय करने लगेंगे? और अगर यही हो जाएगा तो ऐसी गंगा मत बहाइए उल्टी कि गंगा सागर से गंगा गंगोत्री जाए तो चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करने लगेंगे। तब ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं क्या हम? क्या ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं? भारत के लोगों के वोट का मान रखिए, संविधान का मान रखिए, संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में काम करिए। और मैं फिर कहता हूं, आपका यह निर्णय सरकार का अदालत में नहीं टिकेगा। यह निर्णय राजभवन की देहरी नहीं पार कर पाएगा, और राजभवन की देहरी पार कर भी जाए तो अदालत की देहरी नहीं पार कर पाएगा। विजय बहादुर पाठक जी, जब एक तरफ संविधान ये कह रहा है, संविधान का 74वां संशोधन ये कह रहा है कि निकायों को और अधिकार दिए जाए, उनको स्वतंत्र बनाया जाए, उनको मजबूत बनाने के लिए, तो दूसरी तरफ सरकार क्यों इनके अधिकारों में कटौती कर रही है? क्यों इनके अधिकारों में सीधे हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रही है? देखिए गायत्री जी, बहुत कुछ अमिताभ जी ने इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डाला है, लेकिन लोहिया के अनुयायी होने का दम भरने वाले लोग आखिर लोकतंत्र को क्यों कब्जियाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि सारे अधिकार उनके पास हो, सारी सत्ता उनके कुंडे में सिमटे? इस पूरे अधिनियम के अध्यादेश में यह परिस्थिति बनाई गई है कि यदि किसी महापौर को नोटिस दे दी जाएगी, उसी दिन उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और यह मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है कि राज्य सरकार का फैसला अंतिम फैसला होगा। यह न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं, न्यायालय के परिधि को भी पारने की कोशिश हो रही है। किसी भी फैसले के विरुद्ध और किसी भी फैसले के मामले पर
अपील करने का अधिकार आम आदमी को है, जो पीड़ित व्यक्ति है। पर यहाँ यह जो अधिनियम लाया जा रहा है उसमें इस पर भी रोक है कि आप जा नहीं सकते हैं। एक बार आप दोषी ठहरा दिए गए तो जिस दिन आपको नोटिस दी गई उसी दिन से आपके सारे अधिकार बंद कर दिए जाएंगे। आप अगर एक बार ठहरा दिए गए तो आप 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सारे प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के बारे में स्वाभाविक रूप से वह भी एक निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल है, और जब 74वें संविधान संशोधन की बात हुई थी उसमें अधिकार देने की बात है। एक तरफ केंद्र की सरकार राज्यों को सुदृढ़ करने की बात कर रही है, आर्थिक रूप से, नीतियों के रूप से, विकास के रूप से। दूसरी तरफ एक और जो लोकतंत्र का ढांचा है उस ढांचे को कमजोर करने की कोशिश क्यों और किन परिस्थितियों? ठीक है, मुझे लगता है तेलूराम जी से हम लोग पहले पूछे आपत्तियां क्या हैं प्रमुख। वो गाजियाबाद के महापौर भी हैं। तेलूराम जी, जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, देखिए, मैं ये समझता हूं जी, मैं ये समझता हूं कि ये लोकतंत्र विरोधी कदम है जिसे प्रदेश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो भी कुछ किया जा रहा है ये केवल समाजवादी पार्टी और सत्ता में बैठे हुए लोगों की बौखलाहट है, क्योंकि शहरों के अंदर विकास कार्य तेजी के साथ चल रहा है और ये जितने सपा के नेता और उनके कार्यकर्ता हैं ये जमीनों पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसके लिए जो भाजपा के अधिकांश महापौर हैं वो रोड़ा अटके हुए हैं। इसलिए उन रोडों को खत्म करने के लिए ये इनकी साजिश है जिसे उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तेलूराम जी, आने वाले समय में भी तेलूराम जी, अगला कदम क्या होगा अगर सरकार ने अपने कैबिनेट में जो उसने मंजूर किया है मसौदा उसको कानून की शक्ल दे दी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि अभी हम 1-2 दिन में अपनी यूपी मेयर काउंसिल की मीटिंग लखनऊ में बुलाने वाले हैं। हम राज्यपाल जी से भी मिलेंगे और हम अगर आवश्यकता हुई तो हम भारत सरकार के मुखिया से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी कहेंगे। इन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है कि हम जो स्थानीय निकाय हैं उनको मजबूत करेंगे, लेकिन उसको बजाय ये उसको लोकतंत्र को समाप्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जन आंदोलन भी करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनुदान है उसको रोका जाए। जब तक वो स्थानीय निकायों को मजबूत नहीं करेंगे, इस प्रस्ताव को जो बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी प्रस्ताव है इसको वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार को न दिया जाए। ठीक बात। केसी जैन साहब, मेयर को ये नगर पालिका के प्रमुख को प्रथम नागरिक भी बोलते हैं उस शहर का, जिले का, एक वैसे ही सम्मान का पद जैसे बाकी निर्वाचित पद सम्मान के हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। उसको हम इतना नीचे लाके खड़ा क्यों करना चाहते हैं? केसी जैन साहब। देखिए अमिताभ जी, हेलो, जो कैबिनेट में जो ये विधेयक मंजूर हुआ है, अभी पास हुआ है, अभी इसको जो है विधानसभा विधान परिषद में अभी इसको पेश होना है और बहस में जो चीजें उभर करके आएंगी, जो उसमें संशोधन होंगे, वो उसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। उसके बाद में राज्यपाल को जाएगा। तो अभी ये किसी तरीके से ऐसा नहीं कि बिल्कुल पारित हो गया। नहीं, आपकी मंशा तो आ गई। जैन साहब, अब क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। आपकी मैं वही बात बता रहा हूँ आपकी अमिताभ जी, मैं वो चीज कह रहा हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर कोई विधेयक आ रहा है तो उसमें क्या बुराई है? मैं बताता हूँ, आरोप तो नहीं लग जाएगा भैया। जैन साहब एक मिनट, विधेयक आ रहा है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आ रहा है। एक मिनट भैया, आप जो बात आजम खान बोले वही आप कह रहे हो। मैं सोच के आया था कि ये तर्क आएगा। आज मजा तो आता, आजम खान खुद बैठे होते, उनके मंत्रालय का मामला है तो फिर आनंद से बहस होती। खैर चलिए, आप उनके प्रतिनिधि आप सही। अगर राज्य सरकार भ्रष्टाचार करे तो मुख्यमंत्री को हटा के चीफ सेक्रेटरी को काम सौंप देते हैं क्या हम? नहीं ना, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही काम करती है ना। चेकडैम घोटाला हुआ, क्या सरकार को हटा के मुख्य सचिव ने चार्ज ले लिया प्रदेश का? लखनऊ में ट्रिपल मर्डर हुआ, क्या गृह मंत्री उत्तर प्रदेश को हटा दिया हमने? 15 दिन की मियाद थी वो भी चली गई, क्या हटा दिया? नहीं ना।
तो मेयरों ने कौन सा गुनाह किया? जिस वोट से समाजवादी पार्टी जीती, जिस वोट से भाजपा जीती, बसपा जीती, कांग्रेस जीती, उसे वोट से मेयर जीते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान आप क्यों करना चाहते हैं? गाजियाबाद के लाखों लोगों ने अगर तेलूराम कंबोज को वोट दिया तो उनका वोट छोटा कैसे हो जाएगा? मुरादाबाद में अगर बीना अग्रवाल को वोट दिया जनता ने तो उस मुरादाबाद की जनता का वोट छोटा कैसे हो जाएगा? जैन साहब, देखिए अमिताभ जी, ये भाजपा और सपा का कोई मामला नहीं है। जो ये भाजपा के लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय भाजपा के प्रतिनिधि ज्यादा अवश्य है, लेकिन 2 साल के बाद चुनाव होना है, उसमें कौन आता है क्या आता है, तो इसको भाजपा और सपा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं तो लोकतंत्र की दृष्टि से कह रहा हूं, ये लोकतंत्र विरोधी कदम है कि ये लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। जैन साहब आगे एक मिनट, बिना भ्रष्टाचार में वोट पार्टी किसी को नहीं हटा दिया जाएगा। फिर मैंने क्या कहा? जांच में कोई पाया जाएगा तब होगा ना। एक मिनट, आपके ही पार्टी के एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर आरोप लगाया कि इनने भ्रष्टाचार किया, चेकडम घोटाला कर दिया। ठीक, क्या चीफ सेक्रेटरी ने सरकार बर्खास्त करके अपने हाथ में कमान ले ली? नहीं ना। तो मेयर के साथ ऐसा कैसे हो जाएगा? आपके पास फिर लौटेंगे, तब तक इस सवाल का उत्तर सोच रखिए, बड़ा माकूल सवाल है। अमरनाथ अग्रवाल जी, क्या कोई भी सरकार हो इन पावर, क्या यह निर्णय लोकतंत्र की मूल भावना को खंडित नहीं करता? सीधे जनता से चुने हुए पदाधिकारी को कोई सिस्टम कैसे डिसलॉज कर सकता है? ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक कदम है। और जहां तक बात यह है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया था, और इवन आप ये देखिए कि प्रधानों तक को ताकत दी गई थी, वित्तीय अधिकार तक देने की बात हो रही। आप यहाँ पे अगर किसी भी, अगर जैसा आजम खान जी ने कहा कि मेयर हिसाब नहीं देते तो कानूनी कार्रवाई कीजिए उसके। आप व्यवस्था को कैसे, जो संविधान की धाराओं के खिलाफ है, उस व्यवस्था को कैसे लागू करने की आप सोच रहे हैं? आपके पास अगर कोई घटनाएं ऐसी हैं कि मेयर ने हिसाब नहीं दिए हैं तो आप उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत काम कीजिए। एक बात हम जैन साहब को याद दिला दें, अपनी पार्टी में भी इस बात को बताइएगा और आजम साहब के भी कान तक पहुंचाइएगा। जो एंटी करप्शन लॉ है ना जैन साहब, वो राइट फ्रॉम पटवारी टू प्राइम मिनिस्टर सबको अंडर अपने उस अधीन लेता है। ठीक है ना? जो भी भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कानूनी इजाजत देता है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चपरासी हो। फिर इसमें समस्या क्या थी? ये नया पंगा फंसाने की, ये नहीं समझ पाया मैं जैन साहब। ठीक है अमिताभ जी कि जो कानून है, हाँ, अगर वो कानून अपने आप में पूर्ण रूप से पर्याप्त है तो नए नए कानून क्यों आ रहे हैं? मैंने क्या कहा आप समझे नहीं मित्र? मैंने कहा जो भ्रष्टाचार विरोधी जो कानून राज्य सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त है, वो मेयर के लिए पर्याप्त नहीं। ये हास्यास्पद बात हो जाएगी अगर कहीं आजम खान बोल देंगे तो मजाक हो जाएगी। जिस कानून के तहत भारत सरकार चल रही, जिस कानून के तहत हिंदुस्तान के 33 राज्य चल रहे, कलेक्टर्स चल रहे, कप्तान चल रहे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा, वो कानून मेयर के लिए छोटा है। इससे बड़ा मजाक सदी में कोई नहीं होगा। दूसरा जैन साहब, नहीं देखिए अमिताभ जी, जब तक कि वो इतना मेयर घबरा क्यों रहे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। भ्रष्टाचार में जो आप फैसला कर रहे हैं इसलिए घबरा रहे हैं, संसद के अंदर है, उसके पीछे कुछ एक मिनट विजय भाई, एक मिनट, एक आइडेंटिटी का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, उत्तर दीजिएगा, फिर मैं तेलूराम जी के पास जाऊंगा। एक सवाल है नया। मान लीजिए आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो ऐसा प्रस्ताव ले आए कि केंद्र को जिस राज्य सरकार के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलेगी, वित्तीय अनियमितता मालूम कितने तरह की होती है, इस पर कभी और बहस करेंगे, हजारों तरह की। फंड डाइवर्जन भी वित्तीय अनियमितता में आता है। पैसा दिया सड़क बनाने के लिए, आपने मास्टरों की तनख्वाह बांट दी तो वो भी अनियमितता हो गई। ठीक है ना? वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलेगी, उस सरकार को बर्खास्त कर देगी राज्य सरकार और खुद कब्जा ले लेगी। इस बात का समर्थन कर देंगे आप जैन साहब? अगर ऐसा कानून आ जाए? नहीं क्यों? इस तरह जो ये विधेयक जो पास होगा इसमें इस तरह के कोई कानून नहीं होगा। ये तो आइडेंटिटी की बात कही मैंने। नहीं
ये नहीं चलेगा। मीठा जब तक भ्रष्टाचार का सिद्ध नहीं हो जाएंगे, जब तक भ्रष्टाचार के दोषी नहीं पाए जाएंगे, तब तक ऐसे कोई नहीं। आपने पढ़ा नहीं, ऐसे सरकार अपने आप चलेगी। जैन साहब, आपने जो ड्राफ्ट कैबिनेट ने अप्रूव किया वो आपने पढ़ा नहीं, उसको पढ़ते वही चीज तो अभी उसको पारित होना है। अभी कैबिनेट में एक चीज उभर करके आई है, विधानसभा में पारित होना है। कब क्या होगा यह अलग विषय है। कल जो मंत्री परिषद में प्रस्ताव पास हुआ है उसमें धारा 68 की उपधारा 17 और उपधारा 2 में जो संशोधन किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, जो अखबारों में प्रकाश में आए हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा जब चल रही होती है तो मंत्री परिषद की ब्रीफिंग नहीं होती है। उसके बावजूद यह सारे समाचार बाहर आए, अखबारों में छपे हैं। जब विधानसभा में आएंगे तो विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। लेकिन जो समाचार पत्रों में आए हैं उसमें यह प्रावधान है कि जैसे ही मेयर को नोटिस मिलेगी उसके सारे वित्तीय अधिकार वही समाप्त। वही मैंने कहा, जैन साहब ने पढ़ा नहीं, मिल गई वो अलग विषय है। ठीक है, सरकार ये मनसा बना लेगी, आज हम कहां बैठ के तय कर लेंगे कि हमको मेयर के नगर निगम को मेयर वैसे ही उसके जैन साहब फिर आएंगे। तेलूराम जी, विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार का बहुमत है। लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र बहुमत और अल्पमत का खेल भी होता है। कानून बनाने के सिलसिले में तो होता ही कम से कम। अगर ऐसी स्थिति बनती है और ये कानून की शक्ल लेता है तो क्या उत्तर प्रदेश की मेयर काउंसिल अदालती रास्ते पर भी विकल्प के तौर पर उसको भी इस्तेमाल करेगी? उस पर मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया था जी कि 2 दिन के अंदर हमारी मीटिंग लखनऊ में होने वाली है जी, और उसमें हम इस बात पर विचार करेंगे। और यह इससे पूर्व भी मैं बताऊं, इस प्रकार का कानून जो महापौरों के अधिकारों को छीनने का पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी प्रयास कर चुकी है, जो अदालत में ठहर नहीं सका था। तो मुझे यह विश्वास है कि यह इस प्रकार का जो बौखलाहट में यह कार्य किया जा रहा है ये सफल नहीं हो सकेगा। यह षड्यंत्र पूरी तरह से विफल होगा, हर तरह से, कानूनी स्तर पर भी, लोकतांत्रिक पद्धति पर भी। ये नियम जो ये इस प्रकार का षड्यंत्र रच रही है सरकार, इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पर। प्रदेश की जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जी अमरनाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी अमरनाथ जी की बात आपके पास। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबू राज को बढ़ावा देंगे, नए यादव सिंह पैदा करेंगे। यादव सिंह के ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। मेयर सिर्फ अकेला नहीं है, मेयर के पीछे सभासद भी होते हैं जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। मेयर उनका नुमाइंदा है, सभासदों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इस व्यवस्था में अगर बाबू राज को कायम करना है और नए नए आपको यादव सिंह पैदा करने हैं तो फिर आपकी मंशा स्पष्ट है, सामने है। आप क्यों नहीं किसी के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं? आप इसका मतलब मिले हुए हैं या तो मेयरों से जिन्होंने अनियमितता करी है, वित्तीय अनियमितता करी है, क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआर हो रही? आपने छोड़ दिया उनको। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर इतनी गंभीर कैसे हो गई जब गायत्री प्रसाद प्रजापति को आय से अधिक संपत्ति में लोकायुक्त की तरफ से प्रथम दृष्टया जांच में उनको दोषी बताया गया है, उसके बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। महबूब अली के नाम पर भी आप खामोश बैठे हुए हैं। तो आप इस मसले पर भ्रष्टाचार को लेकर इतने गंभीर कैसे हो गए? इसलिए मंशा पर सवाल उठ रहा है। देखिए गायत्री जी, ये जितने भी मामले हैं सब जो न्यायालय के कार्रवाई के अनुसार, जो भी विधिक कार्रवाई के अनुसार होना चाहिए वो सब विधिक कार्रवाई हो रही है। और इसमें भी जो ये कानून भी आएगा, इसमें कोई सीधे सीधे किसी को आरोपी नहीं बना सकता। वकील हो, तथ्यात्मक बात बोलो। एक मिनट विजयपाठी जी, जैसे ही सरकार नोटिस, अरे भाई बात तो सुन लो, आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं जी, आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं मित्र, सुन तो लो, काम आएगी आगे बहसों में भी। जैसे ही सरकार नोटिस देगी वैसे ही आपके सारे फाइनेंशियल पावर सीज कर देगी। ये दुनिया में कहीं प्रक्रिया है क्या कि नोटिस पर ही अधिकार सीज हो जाए? दोषी पाए जाने पर अधिकार सीज होते हैं। यादव सिंह आज भी खुला घूम रहा है, उसकी समस्या नहीं आपके लिए। जहां 2.5 किलो हीरा निकला, 2.5 किलो हीरा, जीरा नहीं, वो मुझे बताओ दे रहे हैं। उनकी फाइलें आपने सीबीआई को नहीं दी, हाईकोर्ट में मामला है। सारी पावर खत्म तो हो गई। अरे पावर थी क्या उसके पास? भाई इंजीनियर था, क्या पावर थी? कुछ चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश का, हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया। अजब तमाशा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कर दिया गया। केसी जैन, आपके घर में 12 करोड़ रुपया मिलता, अब तक आप तिहाड़ में बैठे होते।
नहीं तो डसना में बैठे होते एक लोटा और कंबल लेके। ये यादव सिंह का पराक्रम है कि वो बाहर है आनंद से, और उनके कागज सीबीआई को नहीं दिए गए। अभी 5 रोज पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई, पता है आपको प्रोसीडिंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शासन ने, पत्रावलिया नोएडा अथॉरिटी ने क्यों नहीं दी सीबीआई को। आप बता रहे वो पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अवतार जी तथ्यों को देखिए गलत पेश नहीं करना चाहिए। जो आप तेलूराम कम्बोज जी से जो सवाल पूछ रहे थे, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस निमित्त 23 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में हम सभी जिलों में धरना करेंगे। सदन से लेके न्यायालय तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरह से यह अलोकतांत्रिक कदम उठाया जा रहा है और कहीं कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है, आप न्यायालय को भी बांध रहे हैं कि आप जिसे सजा दें वो न्यायालय में जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। जो जिन चीजों की, जिस लोकतंत्र की दुहाई दे करके, आपको स्मरण होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी और जनता दर्शन पर 2-2 एपिसोड आपने किए, तो यहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र का उदय हुआ है, सारे रास्ते खोले गए हैं, सारे आम आदमी आ जा सकता है। यही लोकतंत्र का उदय है कि आप लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और मैं तो यह जरूर आपसे अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा इसमें एथेंटिक डिबेट हो। लोग 74वें संविधान संशोधन में को लागू करने की बात माया सरकार ने भी कही थी और यह कहा था कि 2011 तक लागू कर देंगे, तब जाके JNRMU योजना लागू हुई। अब फिर यह सरकार बार बार एफिडेविट दे रही है, चाहे मेट्रो परियोजना हो, चाहे बाकी परियोजनाएं हो, इसीलिए 10% धनराशि अधिक मिल रही है। तो एक तरफ तो एफिडेविट दी जा रही है, दूसरी तरफ अधिकारों के हनन की व्यवस्था की जा रही है। तो आखिर कारण क्या है? जो यह कानून लाया जा रहा है उसके पीछे सरकार का तर्क क्या है? बिल्कुल, अगर कोई मेयर, कोई पार्षद कहीं पर भी वित्तीय अनियमितता करता है तो नगर आयुक्त तो सरकार का है, ज्यादातर अधिकार तो प्रशासनिक अधिकार नगर आयुक्त पास हैं और नगर आयुक्त सीधे नियंत्रण में है नगर विकास के। अगर कहीं कोई परिधि बनती है तो अमरनाथ जी ने ठीक कहा कि जांच हो। आपने भी वो बात सवाल उठाई कि भाई एंटी करप्शन का कानून है, उस परिधि में जांच हो। तेलूराम कम्बोज जी अगर दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए, गिरफ्तारी करो, कानून आपको परमिशन देता है। लेकिन इसको लाने की और आपने इसमें बांधने की भी कोशिश की कि आप मुझे पीट हैं और कहीं कहने न दें। बदायूं में यही हुआ, कल एक बैंक के अधिकारी को एक विधायक ने मारा और मारने के बाद जब अखबारों में खबर छप गई, उसने एनसीआर दे दिया तो आज उसका बयान आया कि वो कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने ये दिया, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। तो यह है उत्तर प्रदेश। बताइए। और इसी तरह तेलूराम जी, क्या ये फैसला सियासत से प्रेरित है? बिल्कुल, ये राजनीतिक फैसला है हर तरह से। ये हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है। मेयर जो है भाजपा के अधिकांश हैं, 12 में से 10 हैं, वो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस कारण से ये इस प्रकार का ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को, भूमाफियाओं को पूरी छूट मिल जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। ये बताएंगे कौन से महापौर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने कोई अनियमितता बरती हो? कोई शिकायत है इनके पास? बेमतलब बोखराज में अगर अनियमितताएं थी तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? एक सवाल, मेरा सवाल सुनिए, अगर अनियमितताएं थी तो मेयर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? एक, और दूसरी बात, जिन लोगों को स्थानीय निकायों के कामकाज का, जिसमें सब शामिल हो गए है ना, 3 लेयर जितनी है स्थानीय निकाय की, उनके कामकाज की जानकारी है, वो जानते होंगे कि वहां जो एग्जीक्यूटिव राइट्स हैं वो पहले से ही सरकार के अधिकारी के हाथ में होते हैं। एक सेरेमोनियल पोस्ट है प्रमुख की, जनता के द्वारा चुने हुए आदमी की, ठीक है ना? इसलिए भ्रष्टाचार, सदाचार, कदाचार, दुराचार जो कुछ होगा वो सरकार का आदमी करेगा जो अधिकारी है वहां। मेयर के हाथ में नहीं है कि वो किसी का हाउस टैक्स कम कर दे और ज्यादा कर दे। नहीं है महापौर के पास, वो बाबू करता है। हम लोग जाते हैं ना बिल जमा कराने, बाद देखते हैं कितना भ्रष्टाचार, सदाचार क्या क्या है। तो मेयर के गला काटने पर आप आमादा क्यों है भाई? आपके पास एक IAS PCS अधिकारी वहां रहता है ना, जो हर फाइनेंशियल बिजनेस देखता है। फिर क्या समस्या है जैन साहब?
देखिए अमिताभ जी जो चीजें आपने कही वही चीजें मैं कह रहा हूं कि अगर मेयर और जो आपने 3 सीढ़ियां बताई उसमें सभासद से लेकर मेयर से लेकर बाबू तक, अगर उसमें जो भी है जब तक कोई उसमें दोषी नहीं होगा फिर नोटिस कैसे जाएगी? जैसे नोटिस की बात हम मान लें कि नोटिस के बाद फाइनेंशियल वित्तीय जो उनका अधिकार है गलत तथ्य देने लगे। नहीं, नोटिस तो ऐसे भी खत्म नहीं होगा। मैं तथ्य सामने रख दूं, एक मिनट मैं तथ्य रख दूं। क्या होगा? मैंने एक चिट्ठी डाली कि भाई इलाहाबाद के गोरखपुर के मेयर ने ये घपला किया, ठीक? उसमें कहानी लिखी एबीसीडी, समझना कि जैन साहब सरकार को, स्थानीय निकाय मंत्रालय को, ठीक? उस मंत्रालय ने उस चिट्ठी के आधार पर एक नोटिस जारी कर दिया मेयर को। नोटिस जारी करने में जो तारीख पड़ेगी ना, उसी समय से उनके अधिकार सीज हो जाएंगे। बाद में जांच पड़ताल होती रहेगी कि चिट्ठी असली थी कि नकली थी कि फर्जी थी कि गलत आरोप था कि राजनीति प्रेरित था कि विद्वेषवश था। आप समझ रहे ना? इसलिए लड़ाई लोकतंत्र की बन गई है। आप समझ गए ना? अब क्लियर हो गई बात? इसलिए लड़ाई लोकतंत्र। और ये मसला नहीं, आपके पास तो सरकार 2 साल है, अब फिर पता नहीं किसके पास सरकार हो और गलती से आपके मेयर जीत के आ जाए तो कैसे काम करवाओगे? फिर क्या करोगे? 5 मिनट में मेयर बर्खास्त करके वो सड़क पर दिखाई देगा। तो फिर मेरा सवाल भाजपा और सपा से अलग जाके अमरनाथ जी, आपसे मेरा सवाल, फिर हम उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग स्थानीय निकाय के लिए वोट क्यों दें? क्या बाबुओं की चपरासी बनाने के लिए हम वोट करें कि बाबुओं के लिए चपरासी पैदा करें हम अपने वोट से? हमारे वोट से राजा पैदा होता है, हमारे वोट से चपरासी पैदा हो, जिनको कलेक्टर नचाए, जिनको विकास अधिकारी नचाए। अमरनाथ जी, फिर चुनाव की प्रक्रिया बंद कर दीजिए स्थानीय निकाय में। अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं जी, सीधा सा मकसद है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का चलन होता है। सरकार जनप्रतिनिधि के माध्यम से चलाई जाती है। बाबुओं का काम जनप्रतिनिधियों के आदेशों को मानना होता है और जनप्रतिनिधि जो काम करता है वो जनभावना के अनुरूप करता है। बाबू कोई भी जनभावना के अनुरूप काम इस देश में अगर कर रहे होते तो आज बार बार भ्रष्टाचार के आरोप न लगते। सैकड़ों करोड़ रुपए के बाबू के यहां निकल रहे हैं। आज नेताओं के यहां कभी इतनी रकम नहीं निकली होगी अगर जो भ्रष्ट नेता भी मिले होंगे। आपके पास सारी चेक मेयर नहीं साइन करता है, चेक बाबू ही साइन करता है। अगर कोई व्यक्ति अनियमितता हुई है तो उसके पीछे सरकारी अधिकारी है, कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई व्यवधान डालने की प्रयास करने चाहिए सरकार को। मैं केसी जैन से पूछना चाहता हूं, जैन साहब, अगर हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ को बर्खास्त करने का अधिकार रखने लगेगा तब तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना? डीजीपी गृह मंत्री को बर्खास्त करने लगेगा तब तो फिर लोकतंत्र नहीं चल सकता। फिर हमारे वोट का मतलब क्या? आप मुझे समझा दो कि वोट का मतलब यह है, वोट की सुपरमेसी संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मूल है। वोट की सुपरमेसी इस कानून में कहां है? मुझे आप समझा दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। केसी जैन, देखिए अमिताभ जी, जो चीज आपने अभी कही कि 2 साल के लिए भी सरकार है, उसके बाद में चुनाव होंगे जो मेयर है, तो मेयर नहीं, आपका चुनाव होगा दादा, आपका विधानसभा का। मेयर के भी चुनाव आने वाले हैं उसके बाद में, वो बाद में आएंगे, पहले तो आपका होगा प्रभु, पहले आपका होगा फिर तो ये जो रूलिंग है, पहले हिसाब रूलिंग कब पे लागू होगी? अगर रूलिंग बना के जाते हैं तो अगर हमारे मेयर आते हैं ज्यादा जीत करके तो उस पर भी ये चीज लागू होगी 2 साल के बाद में। तो ऐसा कोई कानून, कोई लाभ के लिए कानून नहीं बन रहा है। एक बात कहूं, दूसरी बात अमिताभ जी, एक मिनट, ये रूल के अंदर सब रूलिंग होती है और अभी इस पे बहस होनी है। तो अभी इसका जो है विधानसभा विधान परिषद में इस पे बहस होगी, जो इसमें सब रूलिंग बन करके आएंगी। कहीं पे किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा, अधिकारों का हनन नहीं होगा और सत्ता के विकेंद्रीकरण में समाजवादी पार्टी विश्वास करती है। इसमें किसी भी तरीके का मेयर से लेकर के सभासद तक जो भी है उनमें किसी के अधिकारों का ना तो हनन होगा, ना तो इस तरीके का कोई कानून होगा कि उनके ऊपर बाबू हावी हो। अच्छा, एक बात कह दो विजय भाई, मेरे ख्याल गायत्री ब्रेक पर जाना चाह रही है। एक बात कह दूं, इतिहास उठा के देखना जैन साहब, है ना, घर जाइएगा तो एक बार सर्च मारिएगा नेट पर। जनसंघ के समय से आज तक भाजपा विधानसभा में कम रही, ज्यादा रही, लोकसभा पहुंची नहीं पहुंची अलग मसला है,
लेकिन स्थानीय निकायों में भाजपा हमेशा मजबूत रही। उत्तर प्रदेश का इतिहास तो ये एक लाइन बता दूं, उसके बाद ब्रेक पे जाइएगा जी जी, ताकि बाद में जैन साहब उसका जवाब देने की स्थिति में रहे। जी जी जी। उसमें इतना ही नहीं, उपधारा 2 में ऐसे निकाय प्रमुख को पद से हटाने पर राज्य सरकार का फैसला अंतिम होगा और उसे सिविल न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। ये बड़ा, ब्रेक के बाद इसी पर बहस करेंगे कि आखिर राज्य सरकार के हर फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, यह फैसला अपील से परे क्यों, इस पर ही बहस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तेलूराम जी, अभी तक तो नोटिस की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी के नेता विजय बहादुर पाठक एक नई जानकारी दे रहे हैं इस कानून को लेकर। उनका कहना है कि इस पूरे मसले पर अगर मेयर पर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है तो उसमें मेयर को यह अधिकार भी नहीं होगा कि वो इस मसले को चुनौती दे सके अदालत में। अभी तक ये प्रस्ताव हमारे सामने नहीं आया है जी कि कैबिनेट ने ये क्या चीज पास की है, उससे पता चलेगा। लेकिन जो अभी आपके चैनल से हमें जानकारी मिली है, ये तो और भी घोर जनतंत्र विरोधी कदम है सरकार। अगर लोगों को भारत में जांचा भी रोकेगी तो इसका मतलब ये है कि हम ये मान ही नहीं सकते कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने का षड्यंत्र है सरकार का, जिसे तमाम जनता को राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। जैन साहब, ये मेरा कहना है। जी ठीक बात तेलूराम जी। जैन साहब, हिंदुस्तान में हर सरकार के हर फैसले के खिलाफ न्यायालय में जाने का अधिकार मूल धारणा है संविधान की भारत के, उसी के अनुरूप राज्य सरकारें चलती, उसी के केंद्र। इसमें ये अलबेला प्रयोग क्यों कि आप सिविल कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, सरकार का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा? क्यों भाई, जिले लाई है क्या सरकार? किसी की सरकार हो, खुदा है क्या सरकार? देखिए अमिताभ जी, ये प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है कि जब तक दूसरे पक्ष को ना सुन लिया जाए तब तक कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। अब ये बात जो बीजेपी के भाई साहब बैठे हैं किस आधार पे कह रहे हैं, उसमें क्या तथ्य है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं है इसलिए, और उसमें क्या सब सेक्शन उसमें क्या लगा हुआ है, मेरे पास कागज है, वो क्यों नहीं डाल सकते? जो कैबिनेट ने अप्रूव किया वो ड्राफ्ट दिखा तो रहे हैं, वो दिखा रहे नहीं, वो पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं और उसमें कितने तथ्य हैं क्या है पूरा हमने चूंकि पढ़ा नहीं है। लेकिन ये प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है, ये पूरी न्यायपालिका में ये चीज है, लोअर कोर्ट से सिविल जैन साहब एक मिनट, अगर पाठक जी की जानकारी ठीक नहीं होगी, बड़ी सुंदर बात देश के लिए, प्रदेश के लिए, ईश्वर करे इनकी जानकारी गलत साबित हो जाए एक, लेकिन अगर इनकी जानकारी सही है तो ये कहिए कि ये गलत है, तब तो इतना बोलिए जैन साहब। अदालत जाने का अधिकार तो रहना चाहिए आदमी के पास। ये अगर ये चीज है तो ये चीज नहीं हो सकती है, ये जो है कुछ तथ्य गलत हो सकते हैं। एक बात मैं याद दिला दूं, एक बात गलत है, जैन साहब को याद दिला दूं, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। अरे सुनो ना जैन साहब, आप भी जी आपकी सरकार पता नहीं किन से सलाह लेती है, कैसे उसके विधिक सलाहकार हैं ना समझ लो। आपको पता है एक बार जगदंबिका पाल और कल्याण सिंह के बीच में मुख्यमंत्री कौन, इस पे संघर्ष हो गया था, पता है ना? मुख्यमंत्री कौन का फैसला तो अदालत ने किया, अब मेयर में अदालत नहीं जाने देंगे? अजब तमाशा है भाई, लोग कैसे तो ओवर चल लिया। अमरनाथ जी, अमिताभ जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं जी, अगर जैसा आप अभी बहस हो रही है ये बेमकसद है, जब आप ये एक तरफ कह रहे हैं कि किसी आरोप के तहत हटाएंगे, अगर किसी व्यक्ति अनियमितता के तहत हटाएंगे तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस पर मुकदमा करना, एफआईआर करना। जब किसी के ऊपर एफआईआर होगी तो निश्चित कोर्ट जाएगा। आप या तो इसका मतलब कह रहे हैं कि हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे, तुम बेईमानी कर रहे, हम तुमको हटा देंगे, इसका मतलब सीधा सीधा सरकार का निर्णय अंतिम होगा, इस बात का तो अर्थ यही निकलता है कि फाइल बंद। हमें तुम पसंद नहीं आए, हमने तुम्हें हटा दिया, फाइल बंद। कोई घर ले जाओ, लूटी हुई रकम घर ले जाओ। देखिए ये क्या मतलब है? नहीं, लूटी हुई घर में ले जाओ, हिस्सेदारी करो। मनमानी इस तरीके से नहीं, जब हम मुकदमा नहीं करेंगे, सरकार मुकदमा नहीं करेगी तो क्या होगा फिर? किस आधार पर उसमें ये जो अगर ये बात कही गई है उसमें सेक्शन सब सेक्शन होंगे कि किन किन आधारों पर
निर्णय आ जाएगा तब मैं कहता हूं आखिरी निर्णय के बाद जैन साहब एक मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए, गलत हो तो टोक दीजिएगा। मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े अपराध के विरुद्ध सरकार ने फैसला किया, जघन्यतम अपराध के विरुद्ध, तो भी अदालत जाने का अधिकार हासिल है। क्या ये कौन सी बात होगी? सब सेक्शन होगा, उसमें फलाना एक्शन होगा, बिग सेक्शन 500 होगी, क्या इसका क्या मतलब है? हम कह रहे किसी आरोप में आपने निर्णय किया, अदालत जाने का तो नैसर्गिक अधिकार आदमी के पास रहने दो भाई। सरकारी आदमी हटता है सरकार के निर्णय से, नहीं अदालत जाता है। कुछ ऐसा उसमें कि अदालत के निर्णय के बाद अपील के बाद दूसरी अपील इस तरीके से कुछ ना कुछ उसमें होगा जरूर। नहीं दूसरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैन साहब मुझे आप एक भी ऐसा कानून बता दीजिए जिसमें यह व्यवस्था हो कि भाई आप मुंसिफ क्या जा सकते हो, डीजे क्या नहीं अपील कर सकते, और डीजे क्या अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, और हाई कोर्ट चले जाओगे तो आपको मेरी कसम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देंगे। ऐसा कोई कानून बन सकता है क्या? प्राकृतिक न्याय का तकाजा है, लाइन बाय लाइन पढ़ के बताया है, लाइन बाय लाइन पढ़ के बताया है, पूरा समाचारों में जो प्रूफ हुआ वो तो आपके पास में, उसमें कोर्ट नहीं उपधारा 2 में किसी ऐसे निकाय प्रमुख को पद से हटाने का राज्य सरकार का फैसला अंतिम होगा और उस सिविल न्यायालय में उसे सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उपखंड के धारा 6, 7, 8 में व्यवस्था की गई है कि किसी भी आधार पर हटाए जाने की दशा में अपने हटने की तारीख से अगले 5 साल की अवधि तक वह मेयर, अध्यक्ष, सभापति या पार्षद या सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। जैन साहब चलिए इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। जब सदन के भीतर यह व्यवस्था है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर मेयर को हटाया जा सकता है अगर इस तरह की अनियमितताएं या भ्रष्टाचार या कोई भी संगीन अपराध का आरोप मेयर पर लगता है, जब वो व्यवस्था है, भ्रष्टाचार निरोधी कानून है और बाकी अपराधों के लिए भी कानून है, तो फिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? यही जवाब दे दीजिए। देखिए गायत्री जी, ये तो उस विधेयक को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं और किस लिए इसको लाया गया है। अगर जितने कानून है उतने पर्याप्त हों तो आप देखिए कि तमाम सारे नए कानून आ रहे हैं, यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो अभी पुराने कानूनों को दरकिनार करते हुए तमाम सारे डिसीजन होते हैं और उनको नया कानून मान लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नए कानून नहीं आ सकते हैं, नए कानून बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन यह है कि नए कानून में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि जो विधि है हमारी, जो हमारा संविधान है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जो फैसला भ्रष्टाचार विरोधी कानून से ऊपर सीबीआई से भी बड़ी कोई एजेंसी होगी? एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी जैन साहब, कई बार राज्य में नासमझ लोग भी आ जाते हैं सिस्टम में, नहीं समझ पाते चीजों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्ण पीठ का एक निर्णय है, उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत बात कही जो चेंज नहीं हो सकती। उसने कहा कि हां, विधायिका को कानून बनाने का अधिकार हासिल है, उसके अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अब सुनिएगा गौर से, इसके आगे क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन विधायिका किसी भी स्थिति में भारत के संविधान के मूल चरित्र के विरुद्ध या बाहर जाकर कानून नहीं बना सकती। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के कानून का, वो संविधान का, समझ रहे ना, जो चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें संशोधन नहीं आ सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके विरुद्ध अगर कल को बरेली नगर पालिका प्रस्ताव लाना चाहे तो नहीं ला सकती। ना उत्तर प्रदेश विधानसभा ला सकती है, ना पश्चिम बंगाल, और ना राज्यसभा, ना लोकसभा। ठीक है ना, देश इसीलिए चल रहा है ना। जी जी। तो ये तो बेसिक उसका ही उल्लंघन हो गया भाई। आप मुझे मारोगे और अपील नहीं करने दोगे, बोले नहीं मेरी मार अंतिम है, इसके बाद आप घर जाओगे, सीधे रिक्शा करोगे घर जाओगे, मेरी मार अंतिम है। ऐसा कहीं होता है क्या अमरनाथ जी? अमरनाथ जी आपके पास लौटेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन बरेली से ये समाज वो क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी के मेयर है, इनकी बात गौर से सुनना। हटाने का में अधिकार से तो संबंध नहीं है, हमने कहा अधिकारों में कटौती करी गई, अधिकार हम पे है कौन सा जिसकी कटौती करी गई? तो ये तो बताया पहले। जो मैंने सुना है कि सब वित्तीय अधिकार, वित्तीय अनियमितता होगी तो हटा दिए जाएंगे, वित्तीय अधिकार ही नहीं हम पे। केवल एक 15 लाख की हमें कार्य स्वीकृत करने की पावर है,
वो से सरकार विड्रॉ कर दी, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम 1 रुपए के चेक पे हम साइन नहीं करते। लोकल सेल बॉडी को स्ट्रांग ना करके उसको खत्म किया जा रहा है। लोकल सेल बॉडी कहां रह गई? जब विधायिका को, जब चुने हुए जब प्रतिनिधि को आप कोई अधिकार नहीं देंगे तो उसका कोई महत्व या उसका मतलब ही नहीं रह जाता। जैन साहब, ये सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय को खत्म किया जा रहा है। जैन साहब, ये भाजपा के मेयर नहीं है। हमने पहले कहा था, इसको भाजपा और सपा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये भ्रष्टाचार को रोकने के नहीं, आपने ये नहीं कहा। आपने तो ये भी बोला मित्र जैन साहब कि भाजपा वालों की को चिंता क्यों है, अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने उत्तर दिया था एक सवाल का। हमने ये भी कहा कि अभी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका मेयर क्यों परेशान है? आपका मेयर क्यों परेशान है और वो क्यों कह रहा है कि लोकतंत्र के विरुद्ध है? भाई विजय पाठक जी की पार्टी की बात मत सुनिए, तेलूराम जी की बात मत सुनिए, अपने मेयर की तो सुनो। नहीं, जितने ये जो कानून है वो सबके लिए है। कानून एक के लिए थोड़ा बनेगा, कानून बनेगा सबके लिए बनेगा। और संविधान के साथ टकराव क्यों? अमरनाथ अग्रवाल जी, बहुत संक्षेप में, संविधान के साथ टकराव क्यों? मैंने पहले ही कहा कि संविधान की मूल भावना में व्यवधान मत डाले ये सरकार। कोई भी व्यक्ति अनियमितता हो रही है तो उसके लिए सारे कानून हैं, उन कानून के तहत कार्रवाई करे। और पहले तो ये बताए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, किन किन मेयरों ने व्यक्ति अनियमितता की और उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की अब तक। ठीक है, विजय बहादुर पाठक जी, संक्षेप में। मैं इसका चूंकि तकनीकी पक्ष इसका हो गया, इसका राजनीतिक कारण जो मेरे समझ में आ रहा है, अभी तोमर जी ने कहा समाजवादी पार्टी के कि 10 से 15 लाख का अधिकार है मेयर को, वो अभी उसकी जो कार्यकारिणी होती है उसके प्रस्ताव से काम कराने का। इस संशोधन में यह अधिकार भी मेयर का छिन रहा है और यह जो काम के अधिकार दिए गए हैं उसको भी सदन से पास कराना होगा। अब वो कार्यकारिणी के आधार पर नहीं खोजता। कई बार जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको मेयर कार्यकारिणी के सदस्यों से परामर्श करके और बाद में वो सदन में ले आता है, ये कर लेता है। लेकिन उस कार्यकारिणी से प्रस्ताव कराने का जो अधिकार दिया गया था उसको भी क्षरण करके अब जितने भी काम होंगे वो पूरी के पूरे सदन जो पास करेगा उसी पर होंगे। उसका राजनीतिक कारण यह है कि गए साल 2 साल में चुनाव के पहले जो मेयर निर्वाचित है वो एकदम पंगु हो जाए, छोटी मोटी जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे वो न रहे, और कहीं कहीं जो स्थानीय निकाय है उसमें असंतोष पनपे और उसके पीछे का राजनीतिक कुछ प्रयास है। मेरा अनुरोध है और अपील भी है मुख्यमंत्री से और इस पूरे बुलेटिन के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी के नेता उनसे भी कि भाई जो भी निकाय हैं उन निकाय के मेयर को बैठा लीजिए। मनसा यदि आपकी ठीक है, ठीक है। तेलूराम जी, अभी तक तो समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि जो विरोधी पार्टी है वो इसलिए बेचैन है क्योंकि उनके खिलाफ कुछ ना हो जाए, वो क्यों डर रही हैं। लेकिन अब तो इन्हीं के जो मेयर है वो भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है। हाँ, ये सभी को पता है, ये एक षड्यंत्र है जो विफल होना चाहिए और जनता भी इसका विरोध कर रही है। ये जनशक्ति जो है हमारे साथ है और जनशक्ति के माध्यम से ही सब लोग महापौर के पद पर चुने गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को अपनी वकालत को समाप्त करके इस जो संशोधन है इसको वापस लेना चाहिए। ठीक है, अमिताभ जी, संपादक टिप्पणी। सरकार द्वारा नामित आदमी हो उसको चाहे जब हटा दो चाहे जब रख दो, मैं उसको लोकतंत्र का निषेध नहीं मानता, क्योंकि वो सरकार की इच्छा से बना, सरकार की इच्छा से हट गया। जैन साहब, लेकिन जो लोग जनता की इच्छा से बनते हैं वो सरकार की इच्छा से नहीं हटने चाहिए। मेरी बात को गौर से समझ लीजिएगा। जो सरकार की इच्छा से बने वो सरकार की इच्छा से हट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जनता की इच्छा से बने वो सरकार की इच्छा से कैसे हट रहे और जाए? ये मौलिक अंतर है लोकतंत्र का। जिस वोट से भारत का प्रधानमंत्री चुना जा गया, जिस वोट ने बनारस के जिस वोट ने नरेंद्र मोदी को चुना उसी ने मेयर को चुना ना। वोट की तासीर में अंतर मान लेंगे क्या हम लोकतंत्र में कि ये छोटा वोट वो बड़ा वोट? मेरे लिए देश में जो हैसियत प्रधानमंत्री की, मेरी बात को गौर से सुने राजनीतिक दल, जो देश में प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की, गांव में वही प्रतिष्ठा प्रधान की, दोनों जनता से चुन के आते। प्रदेश में जो प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री की वही जिले में प्रतिष्ठा मेयर की होनी चाहिए। जनता के वोट से चुन के आए आदमी को छोटा करके क्यों रखना चाहते हैं आप?
फिर चुनाव की प्रक्रिया ही बंद कर दीजिए, फिर नॉमिनेशन ही कर लीजिए। भाई जिसका मुख्यमंत्री हो वो ही नॉमिनेट कर दे सब जगह। और हम कह रहे हैं फिर ये सदन ही भंग कर दीजिए। ये खर्चा क्यों डबल जनता के ऊपर? आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तो वहां रहते हैं ना, आयुक्त तो रहते हैं, अमला रहता है पूरा, उन्हीं से चलवा लीजिए स्थानीय निकाय। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता के वोट के साथ खिलवाड़ मत करिए, उसकी मर्यादा का ध्यान रखिए। यह मसला एक सरकार और दो सरकार का नहीं है। हालांकि मैं इस मामले में मुतमईन हूं, जैसे जाट आरक्षण के मामले में जब यह अधिसूचना आई थी ना जैन साहब 14 में, उस दिन भी मैंने बिग बुलेटिन में कहा था कि कांग्रेस के मित्रों से और अजीत सिंह की पार्टी के लोगों से कि मित्र यह अधिसूचना अदालत में टिकेगी नहीं। 3 कारण दिए थे, कल तीनों कारण सुप्रीम कोर्ट ने गिना के खारिज कर दिया अधिसूचना। आज फिर बोलकर जा रहा हूं, लिख लीजिएगा कागज पर जैन साहब, अगर आपने यह कानून बना भी दिया विधानसभा में बहुमत के आधार पर सदन में, तो भी, और मान लीजिए आपने गवर्नर को 3 बार भेज दिया तो गवर्नर बाध्य हो जाएगा दस्तखत करने के लिए, व्यवस्था है, तो भी आप ये जान लीजिए ये कानून अदालत में टिकेगा नहीं। अदालत से ये कानून बैरंग वापस आएगा, तब बड़ी फजीहत होगी। इसलिए बेहतर है लोकतंत्र पर रहम करिए, लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब आपका, अमरनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय बहादुर पाठक जी आपका, तेलुराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।